अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिकर्जन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज और प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चलूंगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें हमने सी का जितना भी तमाम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, कैसे कोड लिखना है, सेटअप कैसे करना है, आईडी कैसे लिखना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है सी से रिलेटेड, वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। और कैसे एफिशिएंट कोड आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लिखते हैं, वो सब हमने वहाँ डिस्कस किया है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं या करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन दोनों को फॉलो करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साइमल्टेनियसली फॉलो करेंगे इन दोनों को। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। ये हमारा फंक्शन का लास्ट टॉपिक है रिकर्जन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजिली मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। बहुत से लोग रिकर्जन का खामों का हवा बना देते हैं कि यार रिकर्जन तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई, रिकर्जन बहुत आसान है। याद रखिए, रिकर्जन डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट होता है थिंकिंग। यानी रिकर्जन तो आसान है, लेकिन अपना जो सोच होता है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको रिकर्जन में कैसे ट्रांसफर करे, कन्वर्ट करे, ये डिफिकल्ट होता है, ये मैं मानूंगा। लेकिन रिकर्जन डिफिकल्ट नहीं होता। अब आप बोलेंगे अगर वो डिफिकल्ट है तो उसको सुधारेंगे कैसे? प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है। आपको डीएसए को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डीएसए में क्या होता है, आपका डीएसए का मेन गोल ही क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका लॉजिकल थिंकिंग को वो बढ़ाता है। जब लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाएगा तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि भाई ये रिकर्जन में फिट होगा कि नहीं होगा। लेकिन रिकर्जन बहुत आसान। तो आइए रिकर्जन समझ लेते हैं क्या है। रिकर्जन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग रिकर्सिव फंक्शन। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये फंक्शन का लास्ट पार्ट है, ये फंक्शन से ही रिलेटेड है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिकर्जन को आप एक फंक्शन का लूप भी बोल सकते हैं अपना, ठीक है। व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड। यानी जैसे लूप में चलता है ना कि लूप तब तक चलेगा जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। वहां पर क्या है कि जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए लूप में। लेकिन यहाँ पर है कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, यानी जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए या फॉल्स ना हो जाए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन यानी सेटिस्फाई होना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ट्रू पे बंद किया है रिकर्जन या फॉल्स पे। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स पे ही बंद करते हैं लूप में, जैसे करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है, ठीक हो गया। द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रेपिटेटिव कंप्यूटेशन इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। यानी इसमें जो मेन काम होता है ना लूप में, कैसे होता है? आप ट्राइवर्स करते हैं। लूप का मेन यानी लूप का फंक्शनलिटी क्या है? आप ट्राइवर्स करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा रेंज पे, जबकि रिकर्जन में आप प्रीवियस वैल्यू में एक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रीवियस वैल्यू में आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक प्रीवियस वैल्यू होगा जिसके ऊपर आप कंप्यूटेशन करेंगे। यानी आइट्रेट नहीं कर रहे आप, ट्राइवर्स नहीं कर रहे आप, लेकिन कंप्यूटेशन कर रहे हैं। दोनों में फर्क होता है, ठीक है। कंडीशंस फॉर रिकर्सिव सॉल्यूशन। रिकर्सिव फंक्शन को कब इस्तेमाल करना है? प्रॉब्लम मस्ट बी रिटन इन रिकर्सिव फॉर्म। यानी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रिकर्सिव फॉर्म में होना चाहिए। आप बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा भाई? ये अलग टॉपिक है, डीएसए का टॉपिक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक तो वैसे नहीं है। हाँ, मैंने देखा बहुत से लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए घुसेड़ देते हैं। भाई दोनों अलग चीज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डीएसए सी का जागीर नहीं है। डीएसए एक अलग टेक्निक होता है, एक अलग कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है, ना कि वो सी से कुछ जुड़ा हुआ है। डीएसए आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। सी उसके लिए खास नहीं है। सी में डीएसए करेंगे वो आपकी मर्जी, जावा में करेंगे वो आपकी मर्जी। डीएसए एक अलग चीज है, सी एक अलग चीज है। इसको दिमाग में घुसा लीजिए। अदरवाइज बहुत से लोग अपना बहुत सा लंबा टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ इसलिए उनको करना वेब डेवलपमेंट है या उनको करना जावा में कुछ काम है, लेकिन वो फिर भी सी में डीएसए करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डीएसए सी में किया रहता है। भाई पता नहीं किसने तुमको ये घोल के पिला दिया यार। डीएसए अलग चीज है, सी अलग चीज है। दोनों को साथ में मिला के कर सकते हैं, लेकिन करना ही है ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो डीएसए के ऊपर अलग से हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, नॉट नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब नेक्स्ट आगे कोई सीरीज में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ अच्छा खासा कमेंट्स आता है तो ही मैं नया डीएसए का सीरीज लाऊंगा, अदरवाइज फिर देखते हैं कब क्या होता है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूड स्टॉप कंडीशन। स्टॉप कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज फिर लूप में क्या होता था, अगर फॉल्स ना हो तो इनफिनिट लूप में जाएगा। अपने यहाँ रिकर्जन में क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैक ओवरफ्लो वो वेबसाइट नहीं है स्टैक ओवरफ्लो, ये रियल वाला स्टैक ओवरफ्लो है। यानी मेमोरी में जो अपना जो स्टैक होता है, मेमोरी में अपना एक एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग स्टैक मेमोरी कहते हैं। वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, भर जाएगा, क्योंकि ये कभी रुकेगा भी नहीं। अगर आपको नहीं पता स्टैक क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाला सीरीज देख लीजिए, सब समझ में आएगा आपको। बहुत आसानी से हमने समझाया है। रिकर्सिव फंक्शन डेफिनेशन। रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट contains a call to itself. C support creating recursive function with easy and efficient. यानी रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को ही बुलाता रहता है, ठीक है। और तब तक बुलाता है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। सिंपल, बस वो बुलाने के बीच में ही हम लोग कैलकुलेशन करवा लेते हैं उससे। तो यहाँ पर तीन चीज होना चाहिए। एग्जिट कंडीशन होना ही चाहिए। रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट वन एग्जिट कंडीशन दैट कैन बी सेटिस्फाइड। नहीं तो वो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है? विदाउट एग्जिट कंडीशन द रिकर्सिव फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल द रन टाइम स्टैक ओवरफ्लो। अब अगर आपको रन टाइम स्टैक ओवरफ्लो नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मेमोरी होता है हमारे पास, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हर चीज हमारा मेमोरी में चलता है, ऑफ कोर्स जब आप प्रोग्रामिंग भी करते हैं वो भी मेमोरी में ही चलता है, सब कुछ स्टोर होता है। मेमोरी में एक एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक मेमोरी। फंक्शन कॉल्स जो होता है ना, वो वहां एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जितनी बार आप
फंक्शन कॉल्स करते हैं वहां पर वो फंक्शन स्टैक पूरा बनता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो वो जो स्टैक का एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया है। वैसे तो आपका पूरा का पूरा मेमोरी ही लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी इन्फिनिट मेमोरी है, लेकिन वो स्टैक का एरिया और भी लिमिटेड है। तो वहां पर अगर इन्फिनिट लूप में आप जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका स्टैक भर जाएगा। और अगर आप बहुत बड़ा लेवल का 64 GB इस्तेमाल करें तो भी भर जाएगा, भले ही 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा ले ले आपका, लेकिन भरेगा जरूर। तो स्टैक ओवरफ्लो आपका भी हो जाएगा। तो वो नहीं करना होता, जैसे लूप में नहीं करना होता। अदरवाइज क्या होगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और क्या होगा, यही होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिकर्सिव फंक्शन अलाउ यू टू डिवाइड योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू आइडेंटिकल सिंगल सिंपल केस। जब मैं ये चीज पढ़ा बोलता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि भाई ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें होता है और रिकर्सिव फंक्शन अलाउ यू टू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू आइडेंटिकल सिंपल केस। वो बोल रहा है कि भाई हमारे लिए तो रिकर्सिव लिखना ही इतना कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाने के लिए कैसे रिकर्सिव इस्तेमाल कर सकते हैं यार। यानी खुद में रिकर्सिव फंक्शन इतना डिफिकल्ट है तो वो कैसे करके किसी कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करेगा। तो ये देखने का अप्रोच है सिर्फ आपका। आप अगर एक चीज को डिफिकल्ट समझेंगे वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप एक चीज को इजी समझेंगे वो इजी हो जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखना, इट्स अ गोल्डन कोड, जब तक आप किसी चीज का इल्म ना हो वो आपके लिए डिफिकल्ट है। द मोमेंट आपको उसका नॉलेज हो जाता है वो आपके लिए आसान है। सिंपल सी बात है। क्लास 1 क्लास 2 के बच्चा को कभी मल्टीप्लाई करवा के दिखाओ, हालत खराब हो जाएगा, उसको आएगा ही नहीं। लेकिन आप बोलेंगे तो इजी है, लेकिन आपको मैं लीनियर अलजेब्रा का कोई सवाल पूछ लूं आपका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन वही कोई पीएचडी थीसिस देखने वाले से पूछो वो बोलेगा इजी है। तो इट ऑल अबाउट द नॉलेज दैट यू हैव। तो नॉलेज इंक्रीज कर ले, सब चीज आसान है भाई, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पर क्या अच्छा मक्खी मारने थोड़ी आया हूँ, मैं आपको ये तो समझाने आया हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट अभी हम लोग सी डिस्कस कर रहे हैं। रिकर्सिव फंक्शन मेरा समझाना आपको मकसद है, ना कि डीएसए का टॉपिक को छेड़ना। तो उसको नहीं छेड़ते, अपने टॉपिक पे बने रहते हैं। आई डोंट वांट टू जंप अगेन। दिस इज आल्सो वेल नोन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक। जैसे मैंने पहले कहा था कि रिकर्सिव फंक्शन और अलग अलग जो टेक्निक्स होते हैं डीएसए एल्गोरिथम्स यानी डिजाइन एल्गोरिथम्स वगैरह में जो आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टेक्निक है। यानी सीएसआईटी का ये बल्कि मोस्टली अगर देखा तो सीएस का ये टॉपिक्स है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डील नहीं करता, यानी साथ नहीं है उनके, सब जगह अप्लाई हो जाता है ये। ठीक है, तो फैक्टोरियल फंक्शन के बगैर हमारा रिकर्सिव कैसे बन सकता है यार। और अगर मैं फैक्टोरियल के अलावा कोई एग्जांपल देते तो शायद मुझे लगा बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इस वजह से मैंने नहीं दिया, आसान एग्जांपल दिया। वैसे मैं एक और एग्जांपल भी दे रहा हूँ नीचे में, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ फैक्टोरियल देके नहीं छोड़ रहा। सबसे पहले तो समझिए भैया रिकर्सिव होता क्या है। पहले तो ये ब्लॉक समझ लीजिए, ये फंक्शन है हमारा एक्चुअल जो फंक्शन हमने बनाया है, बनाएंगे वो है, और ये हमारा मेन है, सॉरी ये हमारा मेन है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा वो फंक्शन है जो हम लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो पहले मेन को डिकोड कर लेते हैं क्योंकि वहां समझना जो चीज है हम लोग के लिए आसान होगा। तो मेन में क्या है, सबसे पहले ये लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर देख के अगर आप डर गए हैं तो हम अभी बोलेंगे इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, प्रीवियस वीडियो में जाइए। लॉन्ग अनसाइंड के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और प्रैक्टिकल वाले में भी हमने डिस्कस किया है कि ये कुछ भी नहीं है, ये वही इंट कैर फ्लोट डबल है। बस लॉन्ग लगा देने से क्या होता है कि ये इंटीजर अगर 5 डिजिट तक सपोर्ट करता, 3 4 5 6 7, अब ये 10 तक करेगा, यानी ज्यादा बड़ा नंबर को होल्ड करने के लिए हम लोग लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। एज सिंपल एज दैट। शॉर्ट कर देंगे तो नॉर्मल इंट से भी छोटा स्टोर होगा। मान लीजिए मुझे एज स्टोर करना है, एज एज उम्र उम्र, तो उम्र कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डबल डिजिट में ही होगा ना। अब 100 क्रॉस तो बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन 100 क्रॉस भी अगर मान लेते हैं चले गया, ट्रिपल डिजिट के बाद तो नहीं बढ़ेगा ना, 4 डिजिट तो कभी आएगा ही नहीं ना, तो वो मैं शॉर्ट में इस्तेमाल करूंगा। और नॉर्मल इंट दोनों के दरमियान होता है, लॉन्ग इंट ज्यादा नंबर के लिए होता है। समझ में आ गया, ये हमने ऑलरेडी समझाया हुआ बाय द वे, फिर से समझा दिया आपको। अनसाइंड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अनसाइंड नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट तमाम इंटीजर्स साइंड ही होता है। तो साइंड का मतलब क्या है, साइंड का मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा, नेगेटिव वैल्यू भी लेगा। अनसाइंड का मतलब है कि अब वो नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। ठीक हो गया। और ये सब ऐड करने से आपका जो ओवरऑल इंट का जो 4 बाइट होता है उसमें भी फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, बस इंट है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा इंट है जो नेगेटिव नंबर नहीं लेगा और बहुत लंबा नंबर हो सकता है, यानी 5 6 10 डिजिट तक नंबर जा सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक एन और एक एफ, दोनों में ही सेम एट्रीब्यूट रहेगा, सिंपल सा। अभी आप बोलेंगे सीआरआर के ये एक फंक्शन है अलग से, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, एंटर एनी नंबर फॉर कैलकुलेशन फैक्टोरियल। अब यूजर को सबसे पहले ये वाला प्रॉम्प्ट आएगा, वो कोई भी नंबर डालेगा, मान लीजिए उसने डाला है 4 या 5, उसके बाद हम स्कैनफ करेंगे, एल यू क्यों कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और एन और एम्परसेंट, यानी ऑफ कोर्स एन और एम्परसेंट से हमें एन जो वेरिएबल है मेमोरी में उसका एड्रेस मिल जाएगा, ताकि स्कैनफ की मदद से जो भी यूजर वैल्यू डाले आप उस मेमोरी एड्रेस में डाल सके। स्कैनफ आपको इस्तेमाल करना आता है ऑलरेडी। तो यूजर ने मान लीजिए 5 डाल दिया वहां पर, तो यूजर ने जैसे 5 डाला तो एन का वैल्यू क्या हुआ, 5 हो गया। अब इस नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है आप देखिए, मैंने फैक्टोरियल बनाया, यानी ये फैक्टोरियल क्या है, ये वाला पूरा फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर एन पास कर रहा हूँ, एन का मतलब जो वैल्यू यूजर ने भेजा यानी 5 पास कर रहा हूँ। और हमें पता है कि ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखता है रिटर्न, तो इसलिए हमने इसको एफ के अंदर स्टोर करवा लिया कि भाई जो भी रिटर्न करेगा ये फंक्शन खत्म होने के बाद वो एफ में मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे ही इस लाइन पे हमारा एग्जीक्यूट यानी हमारा कोड आया, एन यानी 5 एग्जांपल के तौर पे हमने 5 भेजा, तो फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर 5 भेज दिया, तो तुरंत जो कोड कंट्रोल है, वो जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है वो यहाँ आ जाएगा, फटाक से यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग भी फटाक से वहां चले जाते हैं और समझते क्या है, यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर भी
लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब बड़ा इंटीजर, और यहाँ इंट है तो मतलब इंटीजर, अगर फ्लोट होता तो फ्लोट, अनसाइंड का मतलब नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकता। इतना आपको समझ में आ गया, ये फैक्टोरियल फंक्शन है। तो यहाँ से कंट्रोल तुरंत यहाँ आया फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर नंबर है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर से 5 भेजा है ना, तो यहाँ पर 5 आएगा, और ये यहाँ पर भी हमने इंट और ये सब किया है, सिंपल सी चीज है। ये 5 हमने भेजा, अब ये 5 नंबर जो हमारा एक, ये क्या है, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और ये क्या है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हमने n यानी नंबर में हमने 5 लिया हुआ, तो अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ मेन कोड ऑफ फैक्टोरियल। क्या है मेन कोड, देखिए बहुत आसान है। हमने नंबर भेजा यूजर से लेके 5, सपोज करके चल रहे यूजर कुछ और भी भेज सकता है, यूजर ने 5 भेजा। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर छोटा है या बराबर है a का। तो ये नंबर के जगह हम डायरेक्ट वो वैल्यू बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या 5 छोटा है या बराबर है 1 का, दोनों कंडीशन चेक होगा, तो छोटा तो है, हाँ छोटा है। तो जब ये छोटा होता है, इफ कंडीशन छोटा हो यानी इफ कंडीशन ट्रू हो, तो क्या होता है, इफ का ब्लॉक चल जाता है। तो यहाँ पर इफ का ब्लॉक चलेगा, और यहाँ पर हमने इफ में ब्लॉक लगाना भूल गया, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर ये रिटर्न चलेगा, ठीक है। तो अगर इफ ट्रू होगा तो रिटर्न चलेगा, ठीक है, अदरवाइज एल्स चलेगा, ठीक है। इतना एल्स का ब्लॉक है, ये आपको समझ में आ रहा है, इतना इफ का ब्लॉक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये रिटर्न, तो ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, 5 छोटा है 1 से, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 5 1 से छोटा नहीं है, 1 5 से छोटा है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। 5 1 से बड़ा है, ये फॉल्स हुआ, इसका मतलब रिटर्न में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या होगा, आप देखिए रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रिटर्न क्या हुआ, हमने किया रिटर्न में नंबर रिटर्न करो, नंबर क्या था 5 था, ठीक है, 5 रिटर्न कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 5 लिखा उसके बाद इनटू दिया, इनटू, उसके बाद हमने दोबारा से अपना ही फंक्शन को कॉल किया, फैक्टोरियल दोबारा, इसी को बोलते हैं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो दोबारा से हमने फैक्टोरियल कॉल किया, याद रखिए अभी नंबर का नंबर जो है इसमें वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, और हमने फैक्टोरियल यहाँ पर कॉल किया। अब फैक्टोरियल के अंदर दोबारा हमने नंबर लिखा, -1 कर दिया, यानी जो भी नंबर का वैल्यू अभी है हमारे पास -1 कर दो, और इस फंक्शन के अंदर दोबारा से डाल दो, यानी ये फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर दोबारा से डलेगा। तो आसान शब्दों में हमने स्टार्टिंग में 5 डाला, नंबर का वैल्यू 5 है, यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ कि क्या 5 1 से छोटा है, नहीं भाई फॉल्स है, 5 1 से बड़ा है, एल्स में गया। जैसे एल्स में गया वो रिटर्न किया, रिटर्न क्या किया, वैल्यू के साथ इनटू फंक्शन रिटर्न कर दिया वो, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर 5 है, इनटू किया, यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ये इनटू कैसे काम करेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि ये नंबर 5 है अभी, क्योंकि यूजर ने 5 भेजा, यहाँ पर भी 5 है अभी, क्योंकि इसके अंदर 5 है अभी। तो फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा कॉल किया, लेकिन अब अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं। तो नंबर अलग नहीं है एक्चुअली में, नंबर तो 5 है लेकिन -1 कर दिया। जाहिर सी बात है, वैल्यू क्या था यहाँ पर 5, उसको जब हमने -1 किया तो अब वैल्यू क्या बन गया 4। तो अब जो वैल्यू 4 बना, ये फंक्शन दोबारा से रन होगा विद 4 वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 4 वैल्यू आ गया, यहाँ आ गया 4 वैल्यू, दोबारा से यहाँ पर आया, फिर चेक करेगा क्या 4 1 से छोटा है, नहीं भाई 4 1 से छोटा नहीं है, दोबारा एल्स में आएगा, फिर से वो रिटर्न करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो था ना, यहाँ 5 था पहले, इंटू 4, ये जो इंटू है यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटू, अब ये इंटू दिख रहा है ना, तो ये पहले 5 था, अब ये इंटू 4 करेगा, इंटू 4 कर दिया यहाँ पर। अब जैसे इंटू 4 किया, फिर से फैक्टोरियल कॉल किया, यहाँ पर भी 4 का वैल्यू है, मैंने फिर से -1 कर दिया यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, 4 - 1 इज 3, यहाँ पर क्या था 5 इंटू 4, ठीक है, पहले 5 था फिर 4 आया, तो अभी 5 इंटू 4 यहाँ पर है। तो मान लीजिए ये दोबारा से कॉल होगा, ये नंबर का वैल्यू अब क्या है 3, क्योंकि नंबर -1 भेजा, नंबर का वैल्यू 4 था, तो अब ये 3 हो गया। दोबारा से कंडीशन चेक होगा यहाँ पर, 3 1 से छोटा है कि नहीं, फॉल्स, 3 1 से बड़ा है, दोबारा रिटर्न पे जाएगा, फिर से नंबर आएगा, फिर से इंटू आएगा, इसका मतलब 5 इंटू 4 था, अब 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया, और जब 3 हुआ तो यहाँ भी 3 है, फिर से 1 को माइनस किया उससे, और फिर से फंक्शन दोबारा रन कर दिया। तो अब यहाँ क्या वैल्यू है 2, तो जब यहाँ वैल्यू 2 है तो हम चेक करेंगे क्या 2 1 से छोटा है, नहीं नहीं नहीं, फॉल्स फॉल्स, 2 1 से तो बड़ा है, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर नंबर है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हुआ था, अब इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 भेजेंगे, तो 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पर चेक किया क्या नंबर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन क्या 1 के बराबर है, हाँ 1 के बराबर है। तो द मोमेंट ये 1 के बराबर आया, इफ ब्लॉक चल जाएगा, रिटर्न कर देंगे 1। तो यहाँ पर जब आप ये जब आप रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर ये रिटर्न 1 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई अगर ये रिटर्न 1 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर तो हमें 1 मिलेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, यहाँ हमें 1 नहीं मिलेगा। क्यों 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न करने से पहले 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हमने यहाँ रिटर्न कर दिया था ऑलरेडी। तो यहाँ से जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 रिटर्न किया था वो तो यहाँ से मिल जाएगा, और 1 यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो टोटल क्या बनेगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे होता है, सही तो होता है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लीजिए, बात एक ही है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इंटर एनी नंबर फॉर कैलकुलेशन फैक्टोरियल, जो हमने यहाँ डाला था, तो यूजर ने 5 डाला था अगर, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। तो फंक्शन अपने आप को कैसे कॉल कर रहा था, आप देखें कि यहाँ पर रिटर्न करवाया हमने हर बार रिटर्न इसलिए करवाया ना, क्योंकि नंबर हमें प्रिजर्व करना था। पहला बार 5 था तो 5 को रिटर्न करना था, हमें नंबर चाहिए था 5, ऐसा तो नहीं है कि 5 में 4 को रिप्लेस करना था, नहीं नहीं नहीं। और इसीलिए हम लोग इंटू क्यों कर रहे थे, क्योंकि फैक्टोरियल में इंटू करना पड़ता है, इसीलिए फैक्टोरियल
फैक्टोरियल में ऐसा थोड़ी होता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना होता है, नहीं, हमें फैक्टोरियल में इनटू करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर प्लस देता ना तो बस वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई की जगह प्लस करता, यानी वो क्या करता 5 + 4 + 3 + 2 + 1 वो ऐसे करता, लेकिन हमें फैक्टोरियल चलाना था, इस वजह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया। और -1 क्या था, ये एक्चुअल कंडीशन था, अगर ये नहीं करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि -1 था तभी तो एक पॉइंट पे आके ये 1 हुआ ना, 5 से घट के 1 हुआ, और जब 1 हुआ तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करके रिटर्न करवा दिया, दोबारा इसमें नहीं भेजा। समझ में आया? अगर ये चीज नहीं करते तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, और ये सेटिस्फाई नहीं होता तो भाई एल्स पे चलता ही जाता, कभी नंबर खत्म ही नहीं होता, तो वही इन्फिनिट लूप वाला चक्कर होता जो कि हम लोग कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। तो यही है रिकर्जन, ठीक है। आई नो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, बिलीव मी, जब आपको कोर्स समझ में आने लगेगा ना, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब देखिए प्रोसेस डायग्राम कैसे हुआ था। पहले फैक्टोरियल का वैल्यू 5 भेजा था हमने, तो यहाँ पर 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी ये वाला चीज नंबर इंटू जो हमने समझाया था सबसे आपको, तो बेसिकली नंबर इज इक्वल टू फैक्टोरियल, तो बेसिकली नंबर इंटू जो भी यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर -1 कर दिया, तो अब क्या वैल्यू हो गया, 4 हो गया ना भाई, तो 5 इंटू 4, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 1। अब आप देखिए यहाँ पर गौर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू अभी 2 है, लेट्स से, अब 2 इंटू फैक्टोरियल, और यहीं पर आप -1 कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, क्योंकि -1 तो आप यही कर रहे हैं ना, 1 वैल्यू हुआ तब जाके आपने इसमें दोबारा से भेजा, और तब जाके यहाँ 1 में रिटर्न, यानी आप रिकर्जन से बाहर निकले, तो 1 यहीं पर हो गया था। समझ में आ रहा है ना, इसी लाइन पे आप 1 वैल्यू बना चुके थे, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरीके से हुआ। समझ में आ गया? अब दूसरा भी देख लेते हैं, डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 से लेकर 10, वही सिंपल वाला एग्जांपल जो मैंने कहा कि एकदम सिंपल आसान वाला, फैक्टोरियल थोड़ा डिफिकल्ट था, ये आसान होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए ये मेन है हमारे पास, ये हम लोग बोल रहे इंटर नंबर 1 से लेकर 10 तक नंबर डाल दे भाई, और एक दूसरा वेरिएबल हमने बनाया डिस्प्ले नाम का, और उसमें हम लोग 1 भेज रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है आप देखिए, यहाँ पर हमने डिस्प्ले नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो एक वेरिएबल एक पैरामीटर दिया, यानी एक आर्गुमेंट लेगा। वो एक आर्गुमेंट क्या था, हमने 1 पास कर दिया, एक आर्गुमेंट, यानी ये n1 है जो इंटीजर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बोला कि भाई क्या नंबर बड़ा है 10 से, जानबूझ के हमने कंडीशन लगाया, तो क्या 1 10 से बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, 1 10 से तो बड़ा नहीं है, तो ये रिटर्न होगा नहीं, ये एल्स में जाएगा। तो जब एल्स में गया तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवाया एक्चुअल नंबर, कि भाई ये n एक्चुअल नंबर है, जितना अभी ये n में रिसीव हुआ, मतलब 1। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा डिस्प्ले कॉल किया +1 बोल के, इतना तो आपको समझ में आ ही गया, या प्लस प्लस भी कर सकते थे, दोनों बात एक ही है। तो जैसे ही +1 बोल के हमने कॉल किया, दोबारा डिस्प्ले रन होगा, लेकिन n+1, यानी n का वैल्यू 1 था, +1 यानी 2, तो अब डिस्प्ले में 2 आ गया। फिर से चेक होगा क्या नंबर 2 10 से बड़ा है, नहीं 2 10 से बड़ा नहीं है, दोबारा प्रिंट करेगा ये 2 को, क्योंकि अभी n का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर फिर 2 में 1 ऐड करके 3 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा, फिर चेक करेगा 3 10 से बड़ा है, नहीं 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 नहीं, फिर यहाँ पर n का वैल्यू 3 था, 3 प्रिंट करेगा, 3 + 1 4, ऐसे करते करते यहाँ पर 9 हो जाएगा। मान लीजिए 8 है तो 8 + 1 9 होगा, यहाँ पर 9 चला जाएगा, तो चेक होगा क्या 9 10 से बड़ा है, नहीं 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 9 10 से बड़ा नहीं है। यहाँ पर फिर से आएगा, n का वैल्यू 9 होगा अभी, तो 9 प्रिंट कर देगा, फिर 9 + 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर n 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जाके चेक होगा क्या 10 10 से बड़ा है, तो नहीं 10 10 से बड़ा नहीं है, ये वाला भी चलेगा, याद रखिए, क्योंकि 10 10 से बड़ा नहीं है, और मैंने इक्वल टू लगाया नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी तक, तो ये बोलेगा नहीं 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 फर्स्ट 10 10 से बड़ा नहीं है, तो फिर से एल्स में जाएगा, फिर से n का वैल्यू 10 था तो 10 रिटर्न करेगा, दोबारा 10 में +1 करेगा तो बन जाएगा 11। अब n का वैल्यू है 11, तब चेक करेगा क्या नंबर यानी 11 10 से बड़ा है कि नहीं, वो बोलेगा हाँ भैया बड़ा है, तो जैसे वो हाँ भैया बोलेगा यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा, और ये डिस्प्ले में नंबर आ जाएगा। बल्कि ये नंबर अभी तक हमने यहाँ पर से लिया नहीं है, यानी अगर इसको हम लोग किसी और वेरिएबल में डालते तो फिर वो हो जाता। तो यहाँ पर अब एक चीज आप गौर करिए कि यहाँ पर हम लोग प्रिंट से काम चला ले रहे, ठीक है, हमने रिटर्न किया नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये प्रिंट में दिखता रहेगा, ठीक है, 1 2 3, यानी प्रिंट में आपको क्या दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। कंक्लूजन ये वाला आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। कंक्लूजन, इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप, टाइप फंक्शन, कॉल, डेटा टाइप्स एंड स्टोरेज क्लास, टाइप फंक्शन, invoking, and lastly recursion. All these subtopics must have given you a clear idea of how to create and call a function from other function, how to send a value through argument, and how to return value to a called function. यानी ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इन डिटेल, नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डिफाइन फंक्शन विद अ प्रॉपर सिंटैक्स। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, लर्न हाउ टू कॉल अ फंक्शन एंड पास आर्गुमेंट। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉलिंग फंक्शन एंड एग्जिट कंडीशन। ठीक हो गया। की पॉइंट अबाउट फंक्शन, फंक्शन से रिलेटेड की पॉइंट क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी डिक्लेयर एज अ वॉइड रिटर्न टाइप। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कुछ कंपाइलर में आपको इंट लिखना पड़ता है, कुछ में वॉइड के साथ चल जाता है। ठीक है, ये कंपाइलर टू कंपाइलर है। अगर वॉइड का ऑप्शन है तो आप वॉइड लिख सकते हैं, वॉइड का मतलब है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन कुछ नया वर्जन में या नया कंपाइलर्स में कुछ ना आपको इंट चाहिए होता है, वॉइड नहीं चलेगा, तो वहां पर आप इंट 1 या इंट 0 देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंट 0 देते हैं, क्योंकि इंट 0 जब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है उसको पता चलता है कि भाई सब कुछ ओके है, और 1 का मतलब है एरर है, तो इसलिए हम लोग इंट 0 यानी रिटर्न 0 लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न सिंगल वैल्यू, अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, अर्थात इट कैन हैव मेनी रिटर्न
रिटर्न स्टेटमेंट, यानी रिटर्न स्टेटमेंट बहुत सारा हो सकता है लेकिन रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक ही होगा एक बार में। डेटा टाइप, अ फंक्शन कैन रिटर्न एनी ऑफ द डेटा टाइप स्पेसिफाइड इन सी, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना डेटा टाइप है कोई भी फंक्शन रिटर्न कर सकता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है हमने पढ़ा, एनी वेरिएबल डिक्लेयर इन अ फंक्शन आर लोकल टू इट एंड आर क्रिएट विद इन अ फंक्शन कॉल एंड डिस्ट्रॉय व्हेन फंक्शन रिटर्न, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आर्गुमेंट मैचिंग, द एक्चुअल एंड अ फॉर्मल आर्गुमेंट शुड मैच इन टाइप, ऑर्डर एंड नंबर। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उनका टाइप सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका नंबर भी सेम होना चाहिए। नंबर का मतलब यानी काउंटिंग, यानी अगर दो आर्ग्यूमेंट भेजा है, दो आर्ग्यूमेंट भेजा है तो तीन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, दो ही फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिकर्सिव ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, सॉरी नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ टर्मिनेशन। अ रिकर्सिव फंक्शन शुड हैव अ टर्मिनेशन कंडीशन, आई यानी एग्जांपल फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू इंस्टेड ऑफ रिपीटेटिव फंक्शन कॉल। ठीक हो गया, यानी फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करेगा, सिर्फ रिपीटेड कॉल नहीं करेगा। एज यू कैन सी हमने यहाँ पर रिटर्न किया ना, एज यू कैन सी यहाँ नहीं, यहाँ हमने रिटर्न नहीं किया, इसलिए आप देखिए रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी। यहाँ हमने रिटर्न किया था ना, ये यहाँ हमने रिटर्न किया था, इस वजह से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाए थे ना। अगर रिटर्न नहीं करते तो फिर ये कैसे करते। ठीक है, और ये करके हमें वैल्यू दिखाना था तो हमने रिटर्न किया यहाँ पर। ठीक हो गया, और यहाँ भी हमने रिटर्न किया, ये यहाँ भी रिटर्न ही किया, लेकिन ये बेसिकली रिटर्न करने से फंक्शन से बाहर आ जाते हैं आप, राइट। तो ये रिटर्न इसलिए किया क्योंकि फंक्शन से बाहर आना था, और ये रिटर्न इसलिए किया क्योंकि नंबर चाहिए था हमें। ठीक हो गया, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फाइनली हमने फंक्शंस को कंप्लीटली हर एस्पेक्ट से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर कर लिया है। आगे कुछ और टॉपिक आएंगे लेकिन वो फंक्शन के ऊपर पूरा डेडिकेटेड नहीं होंगे, अलग अलग टॉपिक होंगे जो फंक्शन के साथ कैसे काम करते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।